So what's up guys, welcome back to another brand new video. So today we are talking about diabetes and asking questions from Dr. Mama about diabetes. So in every house people ask if the sugar in the tea should be more or less. Why do they ask this? So let's know about these statements from Dr. Mama first of all, what is diabetes? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। आम ज़बान में शुगर कहा जाता है और मेडिकली हम इसको जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? ये जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का एक ग्रुप कहेंगे इसको हम। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिजीज़। इसकी जब कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो वो जो है हमारे सामने मुख्तलिफ़ बीमारियों की सूरत में जो है शुगर सामने आती है, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल बिकम्स हाई मोर देन द लिमिट। एक लिमिट से जो है वो शुगर का हाई हो जाना बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अच्छा, हाई क्यों हो जाती है, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर हम एक अमाउंट जो हमारा जो है वो होता है, जो नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा अगर हम शुगर लेंगे तो हमारे जो हार्मोन लेवल है एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि स्टमक के नीचे एक गुदूद होता है, जिसको हम एक ऑर्गन है जो कि गुदूद की सूरत में होता है और वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। ठीक है, अच्छा, वो इंसुलिन जो है जब हम शुगर लेते हैं तो इंसुलिन जो है वो इसको ब्लड में मेटाबोलाइज करके और सेल्स के अंदर इंटर कर देता है और वो शुगर हम एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वो इंसुलिन किसी वजह से सिक्रीट आउट नहीं हो रहा है या फिर जो है वो कोई और वजह से हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो वो हमारा शुगर का लेवल हाई हो जाएगा। इंसुलिन उसको जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जो है वो उसकी शुगर की ज़्यादती हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अच्छा, ये शुगर की ज़्यादती हो गई। अब ज़ाहिर हर ऑर्गन में जो है वो शुगर की ज़्यादती होती जाएगी और साल जब ये बीमारी चलती है तो वो हमारे सामने कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में आती है। ठीक है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ठीक है, और जो है वो रेटाइनोपैथी, ये सारी डिज़ीज़ होती हैं, तो इसको हम ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ कहेंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। So moving to the next question, what is the main cause of diabetes? कॉज के बारे में बात करते हैं हम। कॉज में ये है कि सबसे पहले तो अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, अगर मेरी फैमिली में अगर डायबिटीज़ है तो आई एम अ रिस्क टू डेवलप डायबिटीज़। ठीक है, मैं जो है ट्वाइस अ रिस्क पे हूँ कि जो है वो दुगना जो है वो चांस बढ़ जाएगा कि मैं डायबिटीज़ अपनी लाइफ में जल्दी डेवलप कर लूँगी। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे अपना जो है वो वेट मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे शुगर लेवल जो है वो कम लेने पड़ेंगे। जैसा आपने बात की कि जो है वो पेशेंट पूछता है कि चाय के अंदर हम चीनी जो है वो कितनी डालें, कम डालें या ज़्यादा डालें, तो मुझे जो है वो बहुत ही कम से कम शुगर जो है अपनी चाय में रखनी पड़ेगी। या फिर एक जो है वो कंडीशन ऐसी भी होती है कि जिसमें हमें शुगर जो है वो बिल्कुल मना कर दी जाती है कि आप चाय में भी शुगर ना डालें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री हो गई। ठीक है, अगर मेरी फैमिली में है तो आई एम एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि किसी वजह से अगर ब्लबा, दैट इज़ कॉल्ड पेंक्रियाज अपना काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन वो सिक्रीट आउट नहीं कर रहा है, अगर पेंक्रियाज में कोई जो है बीमारी हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से यस, तो फिर जो है वो इंसुलिन सिक्रीट आउट नहीं कर रहा है या हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही है। अच्छा, बॉडी रेजिस्ट किस वजह से करती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस किस वजह से होता है? एक तो ओबेसिटी उसकी सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, हाँ, अगर हम मोटे हैं, मोटापा है, ठीक है, तो फ़ैट ज़्यादा है बॉडी में, जब बॉडी में फ़ैट ज़्यादा होगा तो इंसुलिन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ठीक है, फ़ैट जो है उसको रेजिस्ट करता है, तो उस तरह से जो है वो मेटाबॉलिज़्म नहीं होता शुगर का और सारी शुगर जो है हमारे ब्लड में रह जाती है, जिसकी वजह से शुगर का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो है वो ये दो कॉज तो हो गए कि जो है वो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और दूसरा जो है फैमिली हिस्ट्री है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई और बीमारी है, जैसे कि कोई एंडोक्राइन डिजीज़ होती हैं, एक हुदूद की कोई बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा थायराइड डिजीज़ के बारे में।
ठीक है। गले के गुदूद बढ़ जाते हैं, उसमें भी ये होता है कि अगर मोटापा है और साथ में जो है गुदूद बढ़ गए हैं, आपका जो है वो मेटाबॉलिज़्म जो है सही नहीं हो रहा बॉडी का, तो थायराइड भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। वो भी एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। उसमें ये होता है कि पूरा जो मेटाबॉलिज़्म होता है, नॉट ओनली द शुगर, नॉट ओनली द कार्बोहाइड्रेट, बल्कि प्रोटीन, फैट और ओवरऑल जो मेटाबॉलिज़्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन की नॉर्मल लेवल ना होने की वजह से। अच्छा, थायराइड डिज़ीज़ है तो उसकी वजह से भी शुगर हाई होती है। ठीक है, वज़न ज़्यादा होता है तो शुगर जो है वो शुगर का जो रिस्पॉन्स होता है, जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स जो देना होता है इंसुलिन को, शुगर को, तो वो भी जो है वो कम हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डायबिटीज़ की जो है हम कहेंगे कि जो है वो कॉजेज़ में आती हैं। और बाकी जो है सबसे बड़ी जो वजह है वो वेट गेन है। वेट गेन तो आप देखेंगे काफ़ी बीमारियों की जो है वो कॉज में वेट गेन ही है कि जो है वज़न अगर ज़्यादा होता है तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी डेवलप करती हैं, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है और थायराइड की डिज़ीज़ हो गई, और बाकी सारी हार्मोनल जितनी डिज़ीज़ हैं वो सारी वेट गेन की वजह से बहुत जल्दी जो है वो डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, ये सारे कॉजेज़ हैं इसके। बाकी जो है वो अगर एहतियात ना की जाए, बहुत ज़्यादा आपके कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा है, अगर आप फ़ाइबर नहीं ले रहे हैं, फ़ाइबर का मतलब ये है कि आपको अपनी डाइट में हाई फ़ाइबर रखने की ज़रूरत है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सही है। और बाकी अगर आप कार्बोहाइड्रेट का जो है वो आपका इंटेक ज़्यादा है और बाकी आप दूसरी जो न्यूट्रिएंट्स है उस अमाउंट में नहीं ले रहे जो एक नॉर्मल अमाउंट होता है, तो उसमें डेफ़िनेटली आपका जो है वो शुगर लेवल हाई होगा और जो है वो बीमारी बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। Moving to the next question, which thing can cure diabetes? देयर इज़ नो क्योर फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस का कोई क्योर नहीं है। अगर ये एक दफ़ा आपकी जो है वो डिज़ीज़ अगर आपकी बॉडी में आ गई है, अगर आप जो है वो एक दफ़ा जो है आपके जो है वो लेबल कर दिया है आपको कि आपको शुगर है, तो इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, इसके बस इसमें यह है कि आपको जो है वो अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है विद टेबलेट्स, विद एक्सरसाइज, विद वेट लॉस, और जो है वो एट द एंड जो है इंसुलिन की तरफ भी जाना पड़ता है कि हमें इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पेन, जो फील्ड होती हैं, सिरिंजेस होती हैं, उनकी फॉर्म में जो है हमें अपना इंसुलिन लेवल मेंटेन करना पड़ता है। तो इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले ही सोच लेना चाहिए कि अगर हमारी फैमिली में डायबिटीज़ है या फिर जो है वो हमारा वेट ज़्यादा है या हमें कोई और बीमारी है इसके अलावा, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई या थायराइड की बीमारी हो गई, तो हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हमें अपना वेट नहीं बढ़ने देना है। जब वेट बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। जी, तो कैन एनी वैक्सीन प्रिवेंट डायबिटीज़? नो, देयर इज़ नो वैक्सीन टू ट्रीट या टू प्रिवेंट द डायबिटीज़। कोई अभी तक वैक्सीन जो है वो मंजर आम पर नहीं आई है। बस ये हमें जो है वो अब खुद ही इसकी वैक्सीन जो है हमें जो है वो क्या कहूँगी मैं कि जो है वो खुद ही अपनी जो है एक्सरसाइज हो गई या हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया उसको हम जो है अपना कर इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बेस्ट वैक्सीन। Best vaccine, yeah. Okay. So, how can we avoid diabetes? इट इज़ अ गुड क्वेश्चन दैट हाउ वी कैन अवॉइड डायबिटीज़। सबसे पहले तो मैंने कहा कि वज़न, ठीक है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो बॉडी में फ़ैट जमा हो रही है। चिकनाई अगर आप ज़्यादा लेते हो, आप बाहर का जो भी खाना हो गया, ये बाहर के खाने जिस तरह ऑयल में बन रहे होते हैं, आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि जो है वो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, और बाकी ये जंक फूड हो गए। अगर ये ज़्यादा लेंगे हम, वो फूड की पिक्चर खींचने का अब शौक हो गया है ऐसे। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले इतना नहीं था, तो अब जो है वो ये बीमारियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं। देखा जाए तो ये सारी बीमारियाँ बहुत कॉमन हो गई हैं। ब्लड प्रेशर की हो गई, शुगर हो गई, थायराइड हो गई, ये सारी जो है वज़न बढ़ने की वजह से ये सारी बीमारियाँ होती हैं। और फिर इनकी कॉम्प्लिकेशन भी देखें तो हम जो है जैसे MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक का रेट आप देखें कितना ज़्यादा हो गया है। दिल का दौरा लोगों को पड़ रहा होता है, वो किस वजह से हो रहा होता है? क्योंकि शुगर लेवल हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ठीक है, बॉडी जो है वो आपकी सही तरह हर चीज़ को मेटाबोलाइज़ नहीं कर रही है।
ये सारी चीज़ें एग्रीवेट करती हैं और ये सारा प्रेशर जो है वो या तो दिमाग पे पड़ता है या दिल पे या फिर किडनी पे। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो हमारे जो है वो जो सिस्टम है उसको पूरा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें वेट को अपना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ, किस तरह हम जो है वो इस डिज़ीज़ से जो है वो बच सकते हैं, बल्कि इस डिज़ीज़ से नहीं, बाकी जो जितनी डिज़ीज़ हैं जो इसकी जो है वो ग्रुप में आती हैं उनसे भी हम बच सकते हैं अगर हम वेट कंट्रोल कर लें अपने लाइफस्टाइल से, अपने जो है वो एक्सरसाइज से। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ के बारे में एक और बात मैं करना चाहूँगी कि जब तक आपको डायबिटीज़ डेवलप नहीं हुआ होता तो उससे पहले एक कंडीशन होती है दैट इज़ कॉल्ड प्री डायबिटीज़। यस, प्री मीन बिफ़ोर डायबिटीज़ आपकी एक कंडीशन होती है। अगर आपने जो है वो देखें पेशेंट्स हम लोगों ने जिस तरह से देखे हैं कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, फटीग हो रही है, एक लेथार्जिक कंडीशन होती है पेशेंट की, या सर में दर्द हो रहा है, या फिर जो है वो 2-3 कंडीशन और होती हैं दैट इज़ कॉल्ड पोलीयूरिया, पोलीडिस्पिया एंड पोलीफेजिया। मतलब आपका खाना जो है वो जो हंगर आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हो, आपको बार बार भूख लग रही होती है, आप कुछ ना कुछ खाने में ले रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्री डायबिटीज़ में आ रही होती हैं। आपका जो है वो यूरिन का जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। अच्छा, इसका हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्री डायबिटीज़ है? अच्छा, बाहर के मुल्कों में तो 6 मंथली सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें CBC आ गया, हीमोग्लोबिन A1C आ गया, फास्टिंग ब्लड शुगर आ गई। शुगर जो है वो लोग हर जो है वो 2-3 महीने बाद चेक करवाते हैं फास्टिंग में। तो उसका एक जो है लेवल होता है, जैसे कि अगर फास्टिंग हमने करवाई है और 100 पे आ रही है, 100 और 110 के दरमियान आ रही है, तो उसको हम कहेंगे प्री डायबिटीज़। ठीक है। मतलब ये है आप एट द रिस्क हो कि आप डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हो कुछ अरसे में अगर आपने एहतियात नहीं किया, अगर आपने लाइफस्टाइल अपना मेंटेन नहीं किया है, अगर वेट कम नहीं किया है और आपने अपने शुगर की जो लवाजमात हैं उनको कम नहीं किया, तो आप डेफ़िनेटली डायबिटीज़ को डेवलप कर लोगे। तो ये कंडीशन होती है प्री डायबिटीज़ की, जो कि शुगर डेवलप होने से पहले या डायबिटीज़ होने से पहले जो है वो होती है। इसकी जो है वो फटीग हो गई और सर में दर्द हो गया, जिस्म में दर्द हो गया, लेथार्जिक हो जाता है पेशेंट। और जब कुछ अरसे बाद, अगर वो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि वो प्री डायबिटीज़ डेवलप कर चुके हैं, और जब कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसके बाद जो है पता चलता है, टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है। So moving to the second last question, can children get diabetes, and what are the important tests of the diagnosis of diabetes? Yes, there are 3 types of diabetes mellitus। 3 तरह की डायबिटीज़ हो सकती हैं किसी भी जो है वो इंसान को लाइफ में। सबसे पहले तो टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि बच्चों में होती है, चिल्ड्रन में होती है, दैट इज़ कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज़। दैट कम्स फ्रॉम द जेनेटिक्स, जीन में आ रही होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, और वो बच्चों को शुरू से ही वो डायबिटीज़ हो जाती है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त अगर डायग्नोस नहीं होती तो वो जो है वो एट द एज ऑफ 2 to 3 ईयर जो है वो डायबिटीज़ डायग्नोस होती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और उसका क्योर सिर्फ इंसुलिन ही है। यस, इंसुलिन से ही हम क्योर कर सकते हैं। उसमें ना लाइफस्टाइल काम आता है और ना ही जो है डाइट से हम किसी हद तक जो है वो उसको जो है मेंटेन या कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो है इंसुलिन लगाना बहुत ज़रूरी होती है। उसमें जो है वो ऑब्ज़र्वेशन और इंसुलिन वाचफुल जो है वो हमें वॉच करना होता है, उसको चेक एंड बैलेंस रखना होता है। बिफ़ोर ईच मील जो है शुगर चेक की जाती है और उसके मुताबिक जो है वो इंसुलिन का जो है एक स्केल बनता है, एक रेंज होती है, उस रेंज पे हमें जो है वो इंसुलिन लगानी होती है। ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ मोर डेंजरस देन द टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो लेट एज में होती है। अब आफ्टर द 20 ईयर्स जो है वो पेशेंट या जो है ह्यूमन बीइंग इज़ एट द चांस ऑफ डेवलपिंग द टाइप 2 डायबिटीज़। अगर फैमिली में है तो वो भी डायबिटीज़ हो सकता है उस बंदे को, या फिर अगर जो है वो उसकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है इंसुलिन को किसी भी वजह से, ओबेसिटी है, बॉडी में जो है वो फैट ज़्यादा है और बॉडी जो है वो इंसुलिन हार्मोन को रेजिस्ट कर रही है और इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा, वो शुगर को जो है वो सेल्स में इंटर नहीं कर पा रहा कि वो हम जो है वो एज़ आ एनर्जी हम उस शुगर को यूज़ कर लें, तो वो शुगर ब्लड स्ट्रीम में ही, ब्लड में ही रह जाएगी और जब हम चेक करेंगे शुगर को तो वो शुगर का लेवल हाई हो जाएगा। तो ये जो है वो
टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है, जिसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। वो किसी भी वजह, कोई बीमारी हो, कोई पेंक्रियास की बीमारी हो गई या ओबेसिटी हो गई या फैमिली हिस्ट्री हो गई, तो ये जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में आती हैं। अच्छा, थर्ड टाइप होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी जो होती है उसमें जो है वो जो पेशेंट को जब होती है डायबिटीज़, जब उसका लेवल एकदम से हाई हो जाता है तो वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है। और एट द टाइम ऑफ आफ्टर द डिलीवरी जो है वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो है वो आगे ज़िंदगी में जो है वो पेशेंट विल बी एट द चांस टू अगेन डेवलप द डायबिटीज़। वो दोबारा से जो है वो डायबिटीज़ उसको हो सकती है, तो उसको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये 3 टाइप्स होती हैं। अच्छा, आपने पूछा है कि टेस्ट क्या करवाते हैं हम डायबिटीज़ को जो है वो डायग्नोस करने के लिए। अच्छा, एक तो एक कंडीशन होती है डायबिटीज़ से पहले, जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। प्री मतलब बिफ़ोर डायबिटीज़, जिसमें जो है पेशेंट लिथार्जिक हो जाता है, पेशेंट के सर में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, और जो है वो एक जो है वो 2-3 कंडीशन होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीडिस्पिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, हंगर जो है वो पेशेंट को ज़्यादा फ़ील होती है, बार बार कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो ये सारी कंडीशन हो रही होती हैं और पेशेंट जो है वो अनअवेयर होता है कि उसको डायबिटीज़ होने वाला है, वो एट द रिस्क होता है। और उसमें जो है वो प्री डायबिटीज़ में आपको सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल और अपनी डाइट मेंटेन करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, तो आप डायबिटीज़ की तरफ जाने से रुक जाते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें टेस्ट जो हम करवाते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, 12 घंटे की, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग होती है। उसमें हम बिफ़ोर ब्रेकफास्ट जो है वो शुगर चेक करते हैं। अगर 100 और अब तो जो है वो नया जो है वो नाइस गाइडलाइन के मुताबिक जो है 100 तक आपकी होनी चाहिए। पहले 110 एक लिमिट थी, लेकिन अब जो है 100 है इसकी लिमिट। अगर 100 और 110 के दरमियान आपकी शुगर है फास्टिंग में, तो आप जो है रिस्क पे हो कि आप कुछ अरसे में डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्री डायबिटीज़ का एक टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, और बाकी रैंडम होता है, दैट इज़ नॉट रिलायबल देन द फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ मोर रिलायबल, वो ज़्यादा रिलायबल है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते हैं, जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए होते हैं कि आया कि प्रेगनेंसी में जो है वो शुगर पेशेंट को तो नहीं हो गई, क्योंकि जो है जब प्रेगनेंसी में शुगर होती है तो वो बेबी को बहुत हार्म करती है, बेबी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बेबी लार्ज वेट होता है, और बेबी ख़ुद भी जो है वो एट द रिस्क होता है अपनी आगे की लाइफ में कि वो डायबिटीज़ डेवलप कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और टेस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड हेमोग्लोबिन A1C। यस, हेमोग्लोबिन A1C ये होता है कि पिछले जो आपके 3 महीने होते हैं उसकी शुगर जो बॉडी में आपकी जो ब्लड में शुगर रही होती है, पिछली 3 महीने की शुगर आपको जो बताएगा वो कहलाता है हेमोग्लोबिन A1C। हेमोग्लोबिन A1C क्या है? मतलब हेमोग्लोबिन का जो है वो एक टेस्ट है जो कि ब्लड से ही होगा। अच्छा, हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट होता है दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है। और प्रोटीन जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन जो है वो ज्वाइन करता है ग्लूकोज का एक जो है वो जो एक पार्ट होता है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, उसके साथ जो है वो इसकी जो है कंबाइन होता है ये। तो दोनों की जो ज्वाइनिंग होती है उसमें जो है वो जब हम ब्लड में चेक करते हैं तो हम हेमोग्लोबिन A1C जब हम चेक करेंगे तो उसमें 3 महीने की शुगर लेवल पता चल जाएगी, क्योंकि जो है वो हेमोग्लोबिन जो है हर 3 महीने बाद जो है उसके सेल्स रिन्यू होते हैं। जब वो सेल्स रिन्यू होते हैं तो वो हमें हर 3 महीने के बाद तो हमें पिछले 3 महीने की शुगर लेवल का पता लगा सकते हैं उस टेस्ट के ज़रिए। ठीक है। अच्छा, बाकी जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस मैं बताना चाहूँगी ज़रूर। डायबिटीज़ मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन जो है वो जी, कॉम्प्लिकेशंस इसकी जो है एक तो मैक्रोवेस्कुलर होती हैं और एक माइक्रोवेस्कुलर। मतलब वेजल्स जो हमारी 2 तरह की हमारी बॉडी में वेजल्स होती हैं जिसको हम रगे कहते हैं। एक तो मैक्रो हो गई, मतलब बड़ी बड़ी हो गई, एक माइक्रो हो गई। सही है। अच्छा, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती है माइक्रो, जिसमें जो है एक तो हार्ट अटैक होता है। ठीक है। MI आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। आपकी जब शुगर लेवल ज़्यादा रहेंगे तो आपका जो है हार्ट में भी जो है वो वेजल्स को शुगर मुतासिर करेगी, हर जगह जगह शुगर जाके जमा हो जाती है। जब आप शुगर का लेवल आपकी बॉडी में हाई होता है तो वो आपकी हर ऑर्गन को जाके अफेक्ट करता है, वो हार्ट की वेजल्स में भी जमा हो जाएगा, उसको ब्लॉक करेगा। सही है। तो उसको जो है वो MI बंदे को हो सकता है। बाकी किडनी का भी यही है कि किडनी में जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ होती हैं, छोटी छोटी जो है वो
वेजल्स कहेंगे जिसको, रगे कह सकते हैं आप, तो उसमें जाके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो फ़िल्ट्रेशन जो रेट होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है और किडनी प्रॉपर काम नहीं करता, तो वो किडनी फेलियर की तरफ बंदा जा सकता है। जिस तरह से जो है वो शुगर के पेशेंट डायलिसिस की तरफ जाते हैं तो उसमें जो है किडनी काम नहीं कर रहा होता है। इसी तरह आई की तरफ हम जाएं, अगर बंदे को 10 या 15 साल से जो है डायबिटीज़ है तो उसको जो है रिटाइनोपैथी, रेटाइना एक हमारा जो है देखने का जो है एक जुज़ होता है आँख में, एक छोटा सा जो है वो जिसको हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज़म होता है, छोटा सा ऑर्गन होता है जिससे हमारा पूरी जो है वो जितनी हमारी आईसाइट होती है वो पूरी मेंटेन रहती है रेटाइना से, जिसको हम पर्दा कहते हैं। तो ये उसकी जो रेटाइनल वेजल्स होती हैं उसमें जाके शुगर जो है वो बैठ जाती है, उसके अंदर जाके उसको ब्लॉक कर देती है वेजल्स को। जब ब्लॉक करेगी सर्कुलेशन नहीं होगी रेटाइना में, ठीक है, उसकी वजह से रेटाइनोपैथी होती है, जिस तरह से ब्लाइंडनेस हो जाती है, सडन ब्लाइंडनेस होती है डायबिटीज़ मेलाइटस में, दैट इज़ द रेटाइनोपैथी, डायबिटिक रेटाइनोपैथी। एक अरसे से बंदे को शुगर है, वो मेंटेन नहीं कर रहा, उसने ना अपना लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, ना उसने जो है वो मेडिसिन प्रॉपर ली है, तो ये डायबिटिक रेटाइनोपैथी की सूरत में आती है। या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बंदे का, या फिर इसमें होता है कि न्यूरोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन है। न्यूरोपैथी ये है कि जो नर्व्स होती हैं बॉडी में उसमें जो है वो शुगर क्लॉग हो जाती है, वो नर्व्स को ब्लॉक कर देती है, जी नर्व्स को ब्लॉक कर देती है। और आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज़ों में जो है टांगों में दर्द होना, या फिर जो है वो जो पाँव जो फुट होता है उसमें जो है वो वेजल्स को ब्लॉक कर देता है, फुट को बहुत मुतासिर करता है शुगर की जो बीमारी होती है। वो जब फुट की जो है वेजल्स को ब्लॉक करेगा तो उसमें सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी सूरत में जो है वो जिसकी सूरत में इस्कीमिया और इन्फेक्शन होता है, और एक गैंग्रीन की सूरत में जो है वो जो फुट होता है सामने आता है, जिसको डायबिटिक फुट कहते हैं। मतलब मरीज़ का ज़ख़म ही सही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी अगर मरीज़ को पाँव पे लग गया है तो वो ज़ख़म जो है वो सही होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर एट द टाइम आपने शुगर कंट्रोल नहीं की है और आपने मेडिसिन नहीं ली है तो वो डायबिटिक फुट बन जाएगा। डायबिटिक फुट क्या बनेगा कि जो है आपकी वेजल्स को क्लॉग किया है उसने, और फिर आप मेडिसिन भी नहीं ले रहे हो, तो वो जो है एक ज़ख़म जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, पस जमा हो जाती है और इतनी ज़्यादा वो एग्रीवेट हो जाती है फुट में पस के जो है वो मेडिसिन से भी क्योर नहीं होता है, और वो आपका जो है वो एट द एंड ऐसी हालत हो जाती है, गैंग्रीन बन जाता है, जिसमें कोई सर्कुलेशन नहीं होती, जिसमें कोई सेंसेशन नहीं होती, कुछ महसूस नहीं होता। अगर पेशेंट को लगता भी है तो वो पेशेंट की सेंसेशन ही नहीं होती कि वो फ़ील करेगा कुछ, तो उसमें जो है पेशेंट की टांग भी काटना पड़ जाती है। इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायबिटीज़। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है, न्यूरोपैथी हो गई, नेफ्रोपैथी हो गई, रेटाइनोपैथी हो गई, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें बस हमें जो है वो वही लाइफस्टाइल और अपनी डाइट और जो है वो अपना वेट मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि हम इन ख़तरनाक बीमारियों से जो है वो पहले ही बच सकें। थैंक यू। So guys, if you want more clinic time, press the angry subscribe button and follow us on and like this video. Follow us on Instagram. So I will see you in the next video. Till the next video, thanks for watching.